अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान जंग समेत कई दीगर हवालों से अहम और हाईली एंटिसिपेटेड चीन के दौरे का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है और आज बज़ाहिर खुशगवार माहौल में चीनी सदर शी जिनपिंग और सदर ट्रंप की अहम मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों में तिजारत समेत कई अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई है। ताहम दोनों तरफ से सामने आने वाले ऑफिशियल एलामिये एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं और इन दोनों एलामियों में चीन और अमेरिका दोनों के लिए इंतहाई अहम तनाज़ात यानी ताइवान और ईरान जंग से मुताल्लिक मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया गया है। आज सुबह सबसे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप चीनी सदर से मिलने के लिए बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पहुंचे, जहां चीनी सदर शी जिनपिंग ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के बाद दोनों ममालिक की आला वफूद की सतह पर अहम मुलाकात हुई और ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। इस दौरान ट्रंप और चीनी सदर दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहे। ट्रंप ने चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतरीन करार दिया और कहा कि मैं हर किसी से कहता हूं कि चीनी सदर शी जिनपिंग एक अजीम लीडर हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा ना कहें, मगर मैं फिर भी ऐसा ही कहता हूं क्योंकि ये सच है। You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. इस मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने भी सदर ट्रंप की तारीफ की और कहा कि दुनिया एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है और अमेरिका और चीन की जिम्मेदारी है कि वो मिलकर काम करें और हमें हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए, एक दूसरे की कामयाबी में हिस्सा डालना चाहिए, साथ तरक्की करनी चाहिए और बड़े ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त सिमत में ले जाना चाहिए। मगर अहम बात यह है कि इस मुलाकात के बाद जब सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग बीजिंग के तारीखी मकाम टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा कर रहे थे, तो इस दौरान ट्रंप से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि क्या आपकी ताइवान पर बातचीत हुई है, तो ट्रंप ने इस सवाल को ही नज़रअंदाज कर दिया और कोई जवाब देने के बजाय चीन की तारीफें करते रहे। इसके बाद आज आखिर में दोनों ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में वफूद की सतह पर डिनर हुआ, तो वहाँ पर भी चीनी सदर और सदर ट्रंप ने एक दूसरे की तारीफें तो की, लेकिन ताइवान समेत ईरान और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जैसे अहम मामलात पर कोई बात नहीं की। लेकिन आज सुबह दोनों रहनुमाओं की वफूद की सतह पर मुलाकात के बाद दोनों तरफ से जो एलामिये सामने आए, दोनों के निकात काफ़ी मुख्तलिफ थे और इस बात पर भी इख्तिलाफ था कि जिनपिंग के दरमियान असल में क्या बातचीत हुई। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक सदर ट्रंप की सदर शी जिनपिंग के साथ अच्छी मुलाकात हुई और दोनों ममालिक ने आपस में मुआशी ताउन बढ़ाने पर बात की। साथ ही दोनों ममालिक ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए ताकि तेल और तवानाई की तरसील बगैर रुकावट के जारी रहे। जबकि सदर शी जिनपिंग ने यह भी वाज़ेह किया कि चीन इस इलाके में फ़ौजी सरगर्मियों और वहाँ से गुजरने पर पैसे या टोल लेने के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन मुस्तकबिल में अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदने में दिलचस्पी रखता है ताकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कम इन्हिसार करना पड़े। व्हाइट हाउस एलामिये के मुताबिक साथ ही दोनों ममालिक इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हुए कि ईरान के पास कभी भी एटमी हथियार नहीं हो सकता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि व्हाइट हाउस के इस एलामिये में अमेरिका और चीन के दरमियान सबसे अहम फ्लैश पॉइंट ताइवान का जिक्र ही नहीं था, जबकि इससे पहले चीन की वज़ारत ख़ारिजा ने दोनों रहनुमाओं की मुलाकात से मुतालिक जो तफसीली एलामिया जारी किया था उसमें ताइवान पर ख़ास जोर दिया गया था, बल्कि चीन ने ताइवान से मुतालिक अमेरिका को खबरदार तक किया था। मगर चीनी एलामिये में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ या ईरान से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता बात ही शामिल नहीं थी, लेकिन मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का अमूमी तौर पर जिक्र था। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी किए गए एलामिये के मुताबिक आज सुबह चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में अमेरिका के सदर ट्रंप से मुलाकात की, जो चीन के सरकारी दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आलमी सूरत हाल मुसलसल बदल रही है और गैर यकीनी का शिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चीन और अमेरिका मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं और दुनिया को ज़्यादा इस्तेहकाम फराहम कर सकते हैं। क्या वो अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाकर दोनों ममालिक के अवाम और पूरी इंसानियत के लिए बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। चीनी सदर ने मज़ीद कहा कि ये सवालात तारीख़, दुनिया और अवाम के लिए बहुत अहम हैं और बड़ी ताकतों के रहनुमाओं को मिलकर इनके जवाब देने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सदर ट्रंप के साथ मिलकर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को दुरुस्त सिमत देने के लिए तैयार हैं ताकि 2026 दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक तारीखी और अहम साल बन जाए और एक नए दौर का आगाज़ हो जाए। सदर शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम, मस्बत और देरपा बुनियादों पर आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। एलामिये में ताइवान से मुतालिक चीन के मौक़िफ़ के हवाले से लिखा गया कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस दौरान इस बात पर जोर देकर कहा कि ताइवान का मसला चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में सबसे अहम मामला है। अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम रह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ
तो दोनों ममालिक के दरमियान टकराव, हता के तनाज़ा भी पैदा हो सकता है, जिससे इन ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। चीनी सदर ने मज़ीद कहा कि ताइवान की आज़ादी और ताइवान स्ट्रेट में अमन एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं, जैसे आग और पानी। ताइवान स्ट्रेट में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखना चीन और अमेरिका के दरमियान सबसे बड़ा मुश्तरका मफाद है और इसलिए अमेरिका को ताइवान के मामले में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। चीन के एलामिया के आखिर में लिखा है कि दोनों सदूर ने अहम आलमी और इलाकाई मामलात पर भी गुफ्तगू की, जिनमें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, यूक्रेन का बहरान और कोरियन पेनिनसुला के मसाइल शामिल थे। यानी चीनी एलामिया में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जिक्र नहीं है, बल्कि ताइवान का बार बार और जोर देकर जिक्र भी है और इस हवाले से अमेरिका को खबरदार भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद आज चीनी वफ्द के साथ डिनर के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि चीनी सदर ने कहा कि ईरान से मुआहदे में मदद फराहम करने पर तैयार हूँ और मैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुला देखना पसंद करूँगा। President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I could be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help. इससे पहले अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी अमेरिकी चैनल से बात करते हुए कहा था कि चीन से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर गुफ्तगू हुई है और चीन ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की वेपनाइजेशन और टूलिंग सिस्टम के हक में नहीं है और हमारा मौक़िफ़ भी यही है। He did, and it was important because the Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system, and that's our position. अहम बात यह है कि अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की ट्रंप के साथ चीन के दौरे में मौजूदगी पर ही सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब वो सेनेटर थे तो उस वक्त चीन ने उन पर हांगकांग में क्रैकडाउन और ये गौर से मुताल्लिक बयान देने पर 2 मरतबा पाबंदी लगा दी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चीन की पाबंदियों के बावजूद अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ट्रंप के साथ चीन कैसे पहुंच गए। अल जज़ीरा ने इस हवाले से बताया है कि मार्को रूबियो का दौरा चीन के एक सिफारती प्रोटोकॉल की वजह से मुमकिन हुआ और चीन के दौरे के लिए मार्को रूबियो के नाम को चीनी लफ्ज़ लू से तब्दील करके मार्को लू किया गया। यानी चीन ने सिफारती दस्तावेज़ में मार्को रूबियो का नाम मार्को लू जाहिर किया। इस तब्दीली के लिए काम का आगाज़ मार्को रूबियो के वजीर खारजा बनने पर ही शुरू कर दिया गया था और इसी वजह से चीनी पाबंदियों के बावजूद वो ट्रंप के साथ चीन में मौजूद हैं, वरना अगर नाम तब्दील ना होता तो वो चीन में मौजूद ना होते, क्योंकि उन्हें दाखिल ना होने दिया जाता। ऐसे में ताइवान का तनाज़ा गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका और चीन के दरमियान एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है और माहिरीन के मुताबिक ये फ्लैश पॉइंट किसी भी वक्त बड़े फौजी तनाज़े में तब्दील हो सकता है। और मशरिक़ वस्ता में हालिया जंग में अमेरिका की पोजीशन देखने के बाद अब यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चीन इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए ताइवान पर हमला कर सकता है। वाज़ेह रहे कि ताइवान की मुतनाज़ हैसियत बराह रास्त चीन की खाना जंगी का नतीजा है। इस जंग में हारने के बाद नेशनलिस्ट हुकूमत चीन के मरकज़ी इलाके से निकलकर 1949 में ताइवान मुंतकिल हो गई थी और वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। लेकिन मेनलैंड चीन की हुकूमत इसे गैर कानूनी मानती है और ताइवान को अपने मुल्क का लाजमी और नाकाबिल तकसीम हिस्सा समझती है और कहती है कि ताइवान को आखिरकार दोबारा चीन के साथ मुत्तहिद होना चाहिए, जबकि अमेरिका के ताइवान की हुकूमत के साथ बराह रास्त ताल्लुकात हैं और वो चीन को किसी भी कार्रवाई से खबरदार करता आया है और ख़ित्ते में अमेरिका के फ़ौजी असासे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक ताइवान के मामले पर चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक क्लासिक सिक्योरिटी डिलेमा की मिसाल है। अगर चीन और ताइवान के दरमियान कोई जंग हो जाती है तो इसके अमेरिका की सलामती के मफादात पर बड़े असरात होंगे, क्योंकि अमेरिका को ये फैसला करना होगा कि वो ताइवान की मदद करेगा या चीन के साथ एक बड़ी जंग के ख़तरे से बचेगा। हालिया बरसों में ताइवान के इर्द गिर्द फ़ौजी सरगर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं। चीन अपनी फ़ौज की सलाहियतें मुसलसल बेहतर बना रहा है। वाज़ेह रहे कि ताइवान दुनिया में जदीद सेमीकंडक्टर्स बनाने वाला सबसे अहम मुल्क है और ताइवान की एक कंपनी दुनिया के तकरीबन 65% सेमीकंडक्टर्स तैयार करती है और दुनिया की तकरीबन 90% तक चिप्स ताइवान में तैयार होती हैं। ऐसे में अगर चीन और ताइवान के दरमियान कोई जंग या बड़ा तनाज़ा शुरू हो जाए तो दुनिया की सप्लाई चेन शदीद मुतासिर हो जाएगी और इसका नुकसान अमेरिका समेत कई ममालिक को भी होगा। इस सारी सूरत हाल में यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सदर ट्रंप चीन के दौरे के बाद ईरान से मुताल्लिक अहम फैसला लेंगे, क्योंकि वो ईरान के जवाब की वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में ये तवक्को भी की जा रही है कि चीन ईरान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उसे जंग ख़त्म करने पर राज़ी करने की कोशिश करेगा, मगर अब तक ईरान जंग से मुताल्लिक कोई ठोस पेशरफ्त या किसी बात पर वाज़ेह इत्तफाक की खबरें सामने नहीं आई हैं। सदर ट्रंप के बयान ज़रूर सामने आए हैं, मगर चीन की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और इस सारी सूरत हाल में
ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ न होने की वजह से जंग के दोबारा शुरू होने के खदशात बरकरार हैं और ट्रंप भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के सामने दोबारा हमलों की मनसूबाबंदी भी पेश की जा चुकी है और अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के प्रपोजल को मुस्तरद करने और ईरान की जानिब से अपने 14 निकात पर इसरार की वजह से मुज़ाकरात में डेडलॉक भी बरकरार है। लेकिन अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ सिफारती कोशिशें आगे बढ़ रही। These negotiations are very sensitive. I'm not going to tell you everything because we're trying to have a productive conversation. I spent a good amount of time on the phone with both Jared Kushner and Steve Witkoff this morning, a number of our friends in the Arab world this morning. Look, I think that we are making progress. The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? जबकि दूसरी तरफ कुछ दिनों से ईरान जंग के दौरान इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के फौजी और इंटेलिजेंस ताउन के हवाले से एक के बाद एक खबर लीक हो रही, जो बज़ाहिर इसराइल की इस कोशिश का हिस्सा लग रही है कि जो वो जंग जारी रखने के लिए कर रहा है। हालिया दिनों में जो खबरें लीक की गई हैं उनमें पहली यह खबर थी कि जंग के दौरान इसराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात में अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और उसे ऑपरेट करने वाले इसराइली एहलकार तैनात किए थे। इसके बाद यह खबर लीक की गई कि जंग के दिनों में ही इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्निया और शिन बेट के चीफ डेविड ज़ेनी ने मुत्तहदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया था, जिसका मकसद ईरान पर कोऑर्डिनेटेड हमले करना था। जबकि इसी दौरान ही मुत्तहदा अरब अमारात के ईरान पर बराह रास्त हमलों की खबर भी शाया हो गई थी। मगर फिर कल तो कोई खबर लीक नहीं की गई, बल्कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से एक गैर मामूली सरकारी बयान जारी कर दिया गया और इंतहाई खुफिया मगर मुबैना मालूमात पब्लिक कर दी गई, जिसे खुद उसी बयान में भी सीक्रेट करार दिया गया, यानी सीक्रेट कहकर सीक्रेट मालूमात पब्लिक कर दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के बयान के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के दिनों में मुत्तहदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया था और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की थी। इस दौरे के नतीजे में इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात में तारीखी ब्रेक थ्रू हुआ था, यानी बराह रास्त इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से यह बयान जारी किया गया। और दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात जो हालिया दिनों में इसराइल के साथ ताउन या ईरान पर हमलों से मुताल्लिक शाया होने वाली खबरों पर कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं ले रहा था, यानी ना तरदीद कर रहा था ना तस्दीक कर रहा था, उसने इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे से मुताल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ही के बयान से बाज़ाब्ता तौर पर फासला इख्तियार किया, इसकी तरदीद में बयान जारी किया। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दौरे या किसी भी इसराइली फ़ौजी वफ़द के मुत्तहदा अरब अमारात आने के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरों की तरदीद करता है। जब तक मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया जाता, तब तक गैर एलानिया दौरों या खुफिया इंतज़ामात से मुताल्लिक किए जाने वाले तमाम दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। बयान में मज़ीद लिखा गया है कि इसराइल के साथ मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात एलानिया और ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अब्राहम अकॉर्ड्स के फ्रेमवर्क के तहत हैं, इसलिए ये ताल्लुकात गैर शफ़ाफ या अनऑफिशियल इंतज़ामात पर मबनी नहीं हैं। मुत्तहदा अरब अमारात वाज़ेह तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे के बयान को बेबुनियाद करार दे रहा है, लेकिन ये खबर मुत्तहदा अरब अमारात के किसी दुश्मन या किसी सहाफ़ी ने लीक नहीं की, बल्कि ख़ुद इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस मुबैना खुफिया दौरे को पब्लिक कर दिया। और क्या इसराइल ये सब इसलिए कर रहा है कि जंग की आग भड़कती रहे? क्योंकि अगर नेतन्याहू ने मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा किया ही नहीं था तो झूठ क्यों बोला, और अगर खुफिया दौरा किया था तो फिर इस खुफिया बात को मुत्तहदा अरब अमारात की मर्जी के बगैर सारी दुनिया के सामने रख कर मुत्तहदा अरब अमारात को मुश्किल में डालने की कोशिश क्यों की? दोनों सूरतों में नेतन्याहू की नीयत और मकासद पर सवाल उठता है। और यह सवाल भी उठता है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल की दोस्ती भी काबिल भरोसा नहीं है। इस हवाले से तज़किया करते हुए ईरानी निजात मारूफ अमरीकी प्रोफेसर वली नसर ने लिखा है कि सवाल यह है कि जब मुत्तहदा अरब अमारात वाज़ेह तौर पर इस दौरे को तस्लीम नहीं करना चाहता तो फिर इसराइल ने इसे पब्लिक क्यों कर दिया? इसराइल के लिए तो अपने इन ताल्लुकात को दुनिया के सामने नुमाया करना फ़ायदेमंद है, लेकिन क्या ये मुत्तहदा अरब अमारात की तबाही की कीमत पर होगा? मगर मामला सुलझने के बजाय मज़ीद उलझ गया है, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से वाज़ेह सरकारी तरदीद जारी किए जाने के बावजूद इसराइल ने कोई वजाहती बयान तक जारी नहीं किया, बल्कि इस दौरे की मज़ीद तफसीलात भी पब्लिक कर दी हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक तफसीलात से वाकिफ़ एक सोर्स ने बताया है कि नेतन्याहू और शेख मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात 26 मार्च को ओमान की सरहद के करीब एक शहर अल ऐन में हुई थी और ये मुलाकात कई घंटों तक जारी रही थी। मुत्तहदा अरब अमारात की तरदीद के जवाब में नेतन्याहू के उस वक्त के तर्जुमान ने जोर दिया कि उनके साबिका बॉस यानी नेतन्याहू का बयान दुरुस्त है। एक ऐसे शख्स के तौर पर जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ उस तारीखी सफ़र में मौजूद था जो आज तक इंतहाई खुफिया रखा गया था।
नेतन्याहू के साबिक तर्जुमान ने मजीद बताया कि मैं कह सकता हूँ कि नेतन्याहू का अबू धाबी में बादशाहों जैसा इस्तकबाल किया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद, उनके ख़ानदान के अफराद और दीगर मौजूद शख्सियात ने हमारा इस्तकबाल किया और वो इसराइल के वज़ीर आज़म को अपनी सरजमीन पर देखकर खुश थे। शेख मोहम्मद बिन जायद ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बहुत एहतराम किया और अपनी ज़ाती गाड़ी को खुद ड्राइव करते हुए नेतन्याहू को महल तक लेकर गए। नेतन्याहू के साबिक तर्जुमान के मुताबिक इस हैरत अंगेज़ दौरे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ जो मामला तय किए हैं उनके बारे में आने वाली नस्लें बात करेंगी और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। यानी इसराइली हुकूमत मुत्तहदा अरब अमारात की तरदीद के बावजूद उसे मुश्किल में डालने की कोशिशें कर रही है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस मुबैना दौरे के बारे में मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले से ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपने बयान में लिखा है कि नेतन्याहू ने अब अवामी तौर पर वो बात कर दी है कि जिस बात से ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज बहुत पहले हमारी क़यादत को आगाह कर चुकी थी। ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है और इसमें इसराइल के साथ मिलीभगत करना नाकाबिल माफ़ी है। जो लोग इसराइल के साथ मिलकर तकसीम पैदा करने की कोशिश करेंगे उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि जहाँ जंग के खात्मे की उम्मीद अब भी कायम है, तो वहीं अगर जंग शुरू हो गई तो ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है और ईरान के अहदाफ मज़ीद बढ़ सकते हैं और जंग ज़्यादा वसी रुख इख्तियार कर सकती है। जबकि हालिया जंग के दौरान ईरान ने भी ज़्यादातर हमले मुत्तहदा अरब अमारात पर ही किए थे और इसे 2800 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया, जो इसराइल समेत पूरे खित्ते के किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थे। हालांकि मुत्तहदा अरब अमारात वाज़ेह कर रहा था कि उसकी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल हो रही है, उसके बावजूद ईरान की तरफ से इतने ज़्यादा हमले किए गए और फिर इत्तलात आई है कि ईरान पर भी मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से जवाबी हमले किए गए। मुत्तहदा अरब अमारात से जुड़ी खबरें और तनाज़ात तो अब मुसलसल सामने आ ही रहे हैं, मगर ईरान जंग में सऊदी अरब की शमूलियत के बारे में भी गुज़िश्ता रोज़ पहली दफ़ा तफसीलात सामने आई थी और बाद में दोनों ममालिक कशीदगी में कमी पर मुत्तफिक हो गए थे। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक 2 मगरबी और 2 ईरानी ओहदेदारों ने बताया है कि सऊदी अरब ने अवामी सतह पर ऐलान किए बगैर खुफिया तौर पर ईरान पर कई जवाबी हमले किए थे। मगरबी ओहदेदारों के मुताबिक सऊदी फ़िज़ाइया ने यह हमले मार्च के आखिर में किए थे। एक अहलकार ने इसे सिर्फ जवाबी हमले करार दिया जो उस वक्त किए गए कि जब सऊदी अरब पर हमला हुआ था। सऊदी अरब रिवायती तौर पर अपनी सिक्योरिटी के लिए अमरीकी फ़ौज पर इन्हिसार करता रहा है, लेकिन 10 हफ्तों की इस जंग ने अमरीका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला को बेनकाब कर दिया। खबर के मुताबिक ये सऊदी हमले इस बात को वाज़ेह करते हैं कि तनाज़ा मज़ीद फैल रहा है, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब की जवाबी कार्रवाइयों का अंदाज़ एक जैसा नहीं है। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसके बरक्स सऊदी अरब ने कोशिश की है कि तनाज़ा मज़ीद ना बढ़े और वो ईरान के साथ बाकायदा राब्ते में रहा है, जिसमें सऊदी अरब में ईरान के सफ़ीर के ज़रिए राब्ता भी शामिल है। इस मामले से वाकिफ़ ईरानी और मगरबी ओहदेदारों का ये भी कहना है कि सऊदी अरब ने ईरान को इन हमलों से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया था और इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान सख्त सिफारती राब्ते हुए और सऊदी अरब की मज़ीद जवाबी कार्रवाई की धमकियों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने यानी डी-एस्केलेशन के लिए एक अंडरस्टैंडिंग पर इत्तफाक हो गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मगरबी सोर्सेज के मुताबिक कशीदगी कम करने के समझौते से पहले सऊदी अरब ने ईरान को यह धमकी भी दी थी कि वो भी मुत्तहदा अरब अमारात की तरह सख्त रवैया इख्तियार करते हुए मज़ीद जवाबी कार्रवाई करेगा और फिर मार्च के आखिर तक सिफारती राब्तों और सऊदी अरब की इस धमकी के नतीजे में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी कम करने पर इत्तफाक हो गया। और फिर सऊदी दिफाई अदाद शुमार बताते हुए रॉयटर्स ने लिखा है कि इस समझौते से पहले 25 से 21 मार्च तक सऊदी अरब पर 105 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल हमले हुए थे, लेकिन समझौते के बाद यकम से 6 अप्रैल तक ये तादाद कम होकर सिर्फ 25 के करीब रह गई। जबकि सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बारे में मगरबी सोर्सेज ने यह अंदाज़ा भी लगाया है कि जंगबंदी से पहले के दिनों में सऊदी अरब की तरफ दागे गए प्रोजेक्टाइल असल में ईरान से नहीं बल्कि इराक से आए थे, जिससे जाहिर होता है कि ईरान ने सऊदी अरब पर बराह रास्त हमले कम कर दिए थे, लेकिन उसके इत्तेहादी प्रॉक्सी ग्रुप्स बदस्तूर सरगर्म थे और इसी वजह से सऊदी अरब ने 12 अप्रैल को इराक के सफ़ीर को तलब करके इराक की सरजमीन से होने वाले हमलों पर एहतजाज किया था। इसके अलावा सऊदी अरब के हवाले से आज फाइनेंशियल टाइम्स में एक और अहम खबर शाया हुई है। खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक का ईरान के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट यानी अदम जारियत के मुआहदे का आइडिया पेश कर दिया है ताकि जंग के खात्मे के बाद खित्ते की सूरत हाल को संभाला जा सके। सिफारतकारों के मुताबिक सऊदी अरब ने अपने इस ख्याल को अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत के दौरान डिस्कस किया है। 2 मगरबी सिफारतकारों के मुताबिक सऊदी अरब इस मुआहदे के लिए मुमकिना मॉडल के तौर पर 1970 की दहाई के हेलसिंकी प्रोसेस पर नज़र रखे हुए है, जिसके जरिए सर्द जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में मदद मिली थी। हेलसिंकी अकॉर्ड्स पर 1975 में अमेरिका, यूरोपीय ममालिक, सोवियत यूनियन और उसके इत्तेहादियों ने दस्तखत किए थे। ये सारी सूरत हाल नज़र आ रही है। इसमें क्या अभी भी अमन की उम्मीद है? बतौर सालिस
पाकिस्तानी उम्मीद रखता है कि अब भी अमन आ सकता है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, जाहिर है पाकिस्तान ने सालिसी में अहम किरदार अदा किया, प्रपोजल्स का तबादला हुआ, आखिरी इतला यही आई है कि सदर ट्रंप जवाब से खुश नहीं है जो ईरान की तरफ से दिया गया, और उन्हें ऑप्शंस दिए गए हैं जंग के हवाले से भी। अभी तो वो चीन के दौरे पर हैं, वापस जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के थ्रू अभी भी सालिसी हो रही है, क्योंकि उनके नायब सदर जेडी वेंस तो कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, बतौर सालिस और जो सिचुएशन है, हमें इस पे बहुत मोहतात रहना है, और ऑब्वियसली मीडिया के ऊपर स्पेशली बहुत मोहतात रवैये की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान भरपूर अपनी कोशिशें कर रहा है, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी अक्सर कहते हैं, और फील्ड मार्शल साहब सईद आसिम मुनीर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, तो पाकिस्तान ने भरपूर जो है इसमें कोशिशें की हैं, कोशिशें कर रहा है, और हमें बड़ी उम्मीद है कि देखिए, जिस तरह पाकिस्तान के कहने पे एक सीज फायर हुआ, पाकिस्तान के कहने पे उसमें एक्सटेंशन हुई, और पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार रहा है, तो उम्मीद है कि कोई अच्छा हल इसका निकले। बट पाकिस्तान जो है इस पे भरपूर मेहनत करता रहेगा इंशाल्लाह ताला। इस वक्त बतौर सालिस पाकिस्तान को जंग का ज्यादा अंदेशा है या अमन की ज्यादा उम्मीद है अभी भी डायलॉग के जरिए? देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, और इट्स अ सेंसिटिव फेज, और हमारी पोजीशन खास तौर पे आप अगर इंटरनेशनल मीडिएशन की कभी रूल्स पढ़े, तो जो मीडिएटर होता है ना जी, अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, मीडिएटर ने हर हवाले से अपनी एक न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रखनी होती है, और वो बातचीत भी मिनिमम करता है। तो ये कुछ मीडिएशंस की ट्रेनिंग मैंने भी देखी है, तो हमें वी आर एक्सपेक्टेड एज मीडिएटर्स टू कीप वेरी कॉशियस एंड वेरी न्यूट्रल स्टांस। तो मैं इस पे मजीद बातचीत जो है तो बतौर मीडिएटर भी, अब ज़ाहिर अमेरिकन मीडिया में बैक टू बैक स्टोरीज आई हैं। अब ईरान का तैयारा खड़ा होने पर पाकिस्तान ने उस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे भी दिया, फिट के ये कि पाकिस्तान ट्रंप का जो सख्ती का बयान है वो बराह रास्त उस तरीके से नहीं पहुंचा रहा जिस तरीके से सदर ट्रंप का अवामी तौर पर बयानिया होता है, ये बात कर दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कह दिया कि जो इसराइल के खिलाफ कैंपेन होती हैं वो पाकिस्तान से चलाई जा रही होती हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो सदर ट्रंप के करीब हैं, इसराइल के बहुत बड़े हामी हैं, वो पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिया बनाते नजर आए। उन्होंने पीट हेगसेट से सवाल किया, जनरल डैन केन से सवाल किया, और कहा उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है इस हवाले से। तो ये जो अचानक हुआ है इतना कुछ पाकिस्तान के बारे में, कहीं पाकिस्तान पर आखिर में मलबा तो नहीं डाल दिया जाएगा? सदर ट्रंप ने इस सब के बावजूद भी कहा और पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ की, मगर उनका भी कोई भरोसा नहीं है, आखिर में मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाए। उस दिन भी आप देखिए, जिस तरह आपने राइटली सो आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब हर मौके पे वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, और अभी लेटली भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, फैंटास्टिक फील्ड मार्शल, और जिस तरीके से वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की, हर मौके पे वो बहुत इज्जत एहतराम और बहुत तारीफ करते हैं अपनी ट्वीट्स के अंदर, अपने इंटरव्यूज के अंदर, चलते फिरते, कहीं जाते कहीं आते। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो हर मौके पे तारीफ की है। इरानियन लीडरशिप ने बहुत प्रेज किया पाकिस्तानी लीडरशिप को। तो ये तो अल्लाह ताला का करम है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। मगर आज जिस हवाले से मैंने आज ट्वीट किया, इसमें जो डिट्रैक्टर्स हैं, स्पॉयलर्स हैं, उनकी तो कोशिश है कि बिगाड़ पैदा हो, और कई जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं वो अननेम्ड ऑफिशियल्स, अनकन्फर्म सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज, इन जराए से कुछ खबरें दे रहे हैं, जिससे कोशिश ये है कि मामला बिगड़े। और ये जो एलिमेंट्स हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट्स, जिस हवाले से मैंने आज ट्वीट भी किया, वो नेगेटिव एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि बिगाड़ पैदा हो और पाकिस्तान के हवाले से वो कोई ना कोई बदगुमानी पैदा करें। उस पर देखिए, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के रिपोर्टर्स, पाकिस्तान के एंकर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ISPR, सब ने, फैक्ट चेक फोरम्स ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है उसको रिबट करने के लिए। और देखिए, हमारी कोशिश ये रही है, वो भारत के साथ जंग हो, मार्का हक हो, वो गज़ब हक हो अफगानिस्तान के हवाले से। मेरा अपना ट्विटर अकाउंट, मेरी मिनिस्ट्री का अकाउंट हर रोज रेगुलर अपडेट देता रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। इवन नाउ आप देखते हैं कि जो मोफा के स्पोक्स पर्सन है, उनका एक अपना किरदार है, हम अपने हवाले से खबरें दे रहे होते हैं, ISPR कुछ खबरें रिलीज कर रहा होता है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको पाकिस्तान को जो इज्जत और पजीराई मिल रही है, और पाकिस्तान का जो सेंट्रल रोल है
पाकिस्तान का जो रेलेवेंस है वो हजम नहीं हो रही, तो वो कोशिश करते तो तार साहब ये बताइएगा कि सरकारी सतह पर क्या सरकारी सतह पर कुछ ट्रंप इंतजामिया की तरफ से कम्युनिकेट किया गया इन खबरों के हवाले से कि उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो इस बात पर, जो भी खबरें आई हैं कि ये पाकिस्तान या तो ईरान की साइड लेने के हवाले से जो खबर आई, या फिर कि ईरान को सख्ती से वो बयानिया उस तरीके से नहीं पहुंचाया जाता, या ईरानी तैयारों के हवाले से कोई क्या सरकारी तौर पर उनकी तरफ से कम्युनिकेट किया गया, या कोई ऐसी बात नहीं है? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी उनकी तारीफ की, और बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़े ओपन अल्फाज के अंदर। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बतौर वजीर इत्तलात ये मुनासिब समझा कि ये जो आए दिन कोई ना कोई अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स और अननेम्ड ऑफिशियल्स और जराए से जो खबरें आ रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इसको पिक करें, उनको भी चाहिए कि वो एहतियात बरतें। और जब हम अपनी ऑफिशियल स्टांस देते हैं और हर मौजू हर मौके पे देते हैं, तो ये जो जराए से खबरें आना और अननेम्ड ऑफिशियल की तरफ से खबरें आना, ये क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की उसको डाउटफुल करती है। हमें अंदाजा है कि स्पॉयलर्स भी हैं, डिट्रैक्टर्स भी हैं, पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान का जो सेंट्रल रोल है, पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है, पाकिस्तान को इज्जत और वकार और कदर की निगाह से देखा जा रहा है, ये ऑब्वियसली बहुत सारे एलिमेंट्स को ये हजम नहीं हो रहा और वो खबरों के जरिए एक बदगुमानी फैलाना चाहते हैं। बट लेट मी टेल देम, हम टोटली हर चीज को फैक्ट चेक कर रहे हैं, और फैक्ट चेक करके हकायक ना सिर्फ अपनी आवाम को बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी बता रहे हैं, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग जितनी मुमकिन होती है एज ए मीडिएटर वो हम कर रहे हैं। तो ये अपने मजबूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के हवाले से आपने देखा कि जो खबरें दी गई, इसलिए हमने गज़्व-उल हक के हवाले से भी, अफगानिस्तान की सिचुएशन पे भी लम्हा ब लम्हा हमने अपने मीडिया को आगाह रखा। और आपने देखा मार्का हक में भी नैरेटिव डोमिनेंस हमारी रही अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन मीडिया के ऊपर, क्योंकि हम एक तो 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहे थे, टाइमली दे रहे थे, और हकायक पे मबनी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो ये डिट्रैक्टर्स इंशाल्लाह और स्पॉयलर्स कामयाब नहीं होंगे। हम फैक्ट चेक भी कर रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे हैं इसके ऊपर। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो किरदार है उसको दुनिया मान रही है, तो ऐसी खबरों से हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद आपको तफसीलात बताएंगे। अनमोल पिंकी कैसे अपना नेटवर्क चलाती थी, कैसे कोकेन सप्लाई करती थी, डबल रोटी दूध के डब्बों के साथ कैसे पाकिस्तान में कराची में कोकेन सप्लाई हो रही थी। एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुबैना ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से हमारे रिपोर्टर्स ने मज़ीद तहकीक की, तो उन्हें उनके ज़राए से कुछ मज़ीद मालूमात हासिल हो गई हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि इस मुल्क में और ख़ास तौर पर कराची में किस तरह धड़ल्ले से मंशियात की सप्लाई की जा रही है। और वैसे तो इस मुल्क में ज़्यादातर काम कैश में होते हैं ताकि FBI को पता ना चल जाए और टैक्स ना देना पड़ जाए, मगर मुलजिमा अनमोल पिंकी मंशियात सप्लाई करने से पहले रकम बैंक अकाउंट में मंगवाती थी। इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह अनमोल पिंकी मैसेज करके अपने कस्टमर को बता रही है कि नया माल आया है, 1 ग्राम कोकेन 15,000 रुपये की है, और अगर एक साथ 20 ग्राम ली तो फी ग्राम 12,000 के हिसाब से मिलेगी। और अगर डीलर पूरी 1 किलोग्राम कोकेन खरीदेगा तो उसे फी ग्राम कोकेन 9,000 रुपये के हिसाब से मिलेगी। और फिर पिंकी से पूछा जाता है कि क्या 1 ग्राम यानी 15,000 रुपये की कोकेन दस्तियाब है, तो आगे से वो कहती है कि बिल्कुल है, 24 घंटे दस्तियाब है, और साथ ही अपना बैंक अकाउंट नंबर शेयर कर देती है। और अगले दिन फिर इसी तरह होता है, और सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर 2 अलग अलग अकाउंट्स की तफसीलात शेयर करती है कि इसमें पैसे भेज दो और माल पहुंचा दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, जो हिसाब किताब मैसेज में लिखकर अनमोल पिंकी कस्टमर को बताती है, वही हिसाब किताब वो वॉइस नोट के जरिए भी बताती है। ऑफर भी रखी हुई है, गोल्डन 25 का है, दूसरा वाला 15,000 का, और 15 वाला 20 पीस लेने पर 12,000 के हिसाब से पड़ेगा। और डीलर्स के लिए ऑफर है 1 kg 9,000 के हिसाब से, हाफ kg भी 9,000 के हिसाब से। और इस तरह के मैसेजेस पिंकी हर दूसरे दिन अपने कस्टमर्स को करती रहती थी और बताती थी कि नया माल आया हुआ है, कराची में या इस्लामाबाद में जहां भी आपको ये माल चाहिए पहुंचा दिया जाएगा, 24 घंटे ये सर्विस दस्तियाब है, पैसे ट्रांसफ़र कीजिए और माल लीजिए, क्योंकि पिंकी के मुताबिक गोल्डन स्टफ़ दस्तियाब है। और फिर वो ख़ुद को मैसेज के आखिर में क्वीन मैडम पिंकी और डॉन लिखती थी। और नाजरीन, हमारे रिपोर्टर्स को उनके ज़राए से ये वीडियो भी मौसूल हुई और बताया गया है कि पैसे मौसूल होने पर अनमोल पिंकी एक दूध और डबल रोटी के पैकेट के साथ कोकेन डिलीवर कर देती थी और बाकायदा पैकिंग में कोकेन सप्लाई करती थी, जिस पर लिखा होता था कि क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफ़ी है।
साथ में अनमोल पिंकी रेट्स में इजाफे, राइडर्स के अखराजात और माल ना मिलने पर पैसे वापस करने के वॉइस नोट भी भेजती थी। हाँ नहीं, 25,000 हो गया सुबह से। पर पहले राइड के पैसे भी आप लोग पे कर रहे थे, अब राइड भी जो है मैं ही पे किया करूंगी सबकी। दूसरा सामान अब महंगा उठाया और फिर सामान भी कमाल का। अगर आपने राइडर को अमाउंट करवा दिए तो आपकी अमाउंट आपको सुबह वापस हो जाएगी। थैंक यू। कोई बात नहीं, आपकी अमाउंट आपको सुबह वापस हो जाएगी। ओके। और हमें ज़राए से ये भी पता चला है कि अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बाद भी काम जारी है और सप्लाई भी जारी है। इसलिए देखते हैं कि पुलिस इस मंशियात के पूरे नेटवर्क के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। जबकि नाजरीन, मुलजिमा अनमोल पिंकी से तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है और नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक की खबर के मुताबिक पिंकी की जानिब से मंशियात की तरसील की तफसीलात सामने आ गई हैं। ज़राए का कहना है कि पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपये में फ़रोख्त करती थी और मंशियात का लेन देन ऑनलाइन करती थी। मुलजिमा पिंकी नए कस्टमर्स के लिए मंशियात राइडर्स से भिजवाने के बजाय मखसूस मकामात पर रखवाती थी ताकि कोई मुखबर ना हो और राइडर पकड़ा ना जाए, और फिर कस्टमर मुलजिमा पिंकी की बताई हुई जगह से मंशियात हासिल कर लेते थे। ज़राए के मुताबिक मुलजिमा पिंकी कराची के पॉश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मंशियात की तरसील करती है। मंशियात की तरसील के लिए मुलजिमा पिंकी का 6 रुकनी गैंग काम करता है। 1 खातून और 5 मर्द मुलजिमा पिंकी के 6 रुकनी गैंग का हिस्सा हैं। जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर की खबर के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमा पिंकी ने कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की मंशियात फ़रोख्त करने का इंकशाफ किया है माहाना, और बताया है कि लाहौर से मंशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। अनमोल पिंकी ने मजीद बताया है कि मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ तो समीर के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा लिया। मंशियात की रकम मोबाइल ऐप से भेजी और वसूल की जाती है। रकम की मुंतकली के लिए बैंक अकाउंट जीशान के नाम से भी खुलवाया गया। मुलजिमा पिंकी ने एक इदारे के अफसरान को 1 करोड़ रुपए से जायद की मजमूई रिश्वत अदा करने का भी इंकिशाफ किया है और बताया है कि एक अफसर ने मेरे भाई को मुतादिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर छोड़ दिया। मेरे साबका शौहर के 2 भाई बतौर एडवोकेट काम करते हैं। पुलिस से बचने के लिए मेरा साबका शौहर मंशियात को अपने वकील भाइयों के चैम्बर्स में रखवा देता था। मुलजिमा पिंकी ने यह भी बताया है कि वह मुतादिद थानों की पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी। मुलजिमा पिंकी ने कहा कि पुलिस एहलकार ने मेरे राइडर्स को हिरासत में लेकर 1 करोड़ रुपए की मजमूई रिश्वत ली। पिंकी ने मजीद बताया कि उस पुलिस एहलकार ने मुझे इतना तंग किया कि उसे कत्ल कराने की मनसूबाबंदी भी की। पुलिस एहलकार के कत्ल के लिए किराए के कातिलों की मदद लेने का भी सोचा। इसके अलावा तफ्तीश के दौरान मुलजिमा पिंकी के ज़ेरे इस्तेमाल 2 मोबाइल सिम्स अफजल और साबरा बीबी के नामों पर रजिस्टर्ड निकली हैं। जबकि तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुलजिमा पिंकी मंशियात की रकम के लिए 2 बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल करती थी। बैंक अकाउंट्स में रवा माह तक लाखों रुपए मुंतकिल होते रहे। पिंकी के बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने वाले साथी से भी तफ्तीश जारी है। गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई करके पिंकी के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम भी पकड़ लिया गया है और तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि ज़ेरे हिरासत मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगियों की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। जबकि अनमोल पिंकी के अहले खाना का भी मंशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकिशाफ हुआ है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक की खबर के मुताबिक तफ्तीशी हुक्काम ने बताया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक पिंकी के 6 भाई और 4 बहनें हैं और उसके 3 भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आ गया है। मुलजिमा के 3 भाई रियाज बलोच, मोहम्मद नासिर और शौकत बख्श मंशियात फरोशी में मुलविस हैं। उनमें से शौकत बख्श मंशियात फरोशी के लिए एक खास कारिंदा है। मुलजिमा पिंकी के भाइयों के खिलाफ असलहा ऑर्डिनेंस और नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिमा पिंकी का भाई मुलजिम शौकत बख्श 2024 में बोर्ड बेसन थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार हुआ था, जबकि रियाज बलोच और नासिर के खिलाफ सच्चल, गिजरी और बोर्ड बेसन थाने में मुकदमा दर्ज हैं। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुलजिमा पिंकी का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट 3 से 4 दिन में मिलेगी। दूसरी तरफ मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का एक और मुबैना ऑडियो मैसेज भी सामने आ गया है, जिसमें पिंकी को मंशियात के हवाले से कस्टमर से डील करते हुए सुना जा सकता है। अभी 20 वाला ना लिया करें ना, आप दूसरा ले लिया करें। गोल्डन स्टॉक सबसे बेस्ट है। और 20 वाले में नमी भी है, लेना हो तो 25 वाले लिएगा। जो 25 वाला है ना बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने सबको मैसेज किया आज। 20 वाला बेकार है, 25 वाला बहुत अच्छा है। पर आपको नंबर सेंड किया होता है ना राइडर का, अगर मुझसे रब्ता ना हो तो राइडर को कॉल कर लिया करें। ये कोई 50,000 का भी नहीं देगा, इतना अच्छा स्टॉक है। इसका बॉक्स भी गोल्ड कलर का होगा। आपको लड़की का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं। बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा राइडर। अमाउंट करवा के स्क्रीनशॉट सेंड करें। अपने भी इस अकाउंट पर अमाउंट करनी है, उसमें नहीं कर, जल्दी करवा देगा अगर चाहिए। गोल्डन स्टॉक को आप दूसरे स्टॉकों के साथ थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। वो तो बहुत जबरदस्त चीज है। अगर वो चाहिए तो मैं लड़के से कह देती हूँ, वो भिजवा देता है। तो वो पड़े में 2-3 पीस पड़े में खास लोगों के लिए साइड पर रखा है। मुलजिमा अनमोल पिंकी की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट की कुछ तफसीलात भी सामने आ गई हैं। पिंकी के मुताबिक उसने इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सोराबकोट कराची से हासिल की। मॉडलिंग और अदाकारी के शौक़ में 2006 में लाहौर शिफ्ट हो गई।
मीनार पाकिस्तान पर एक लड़की से मुलाकात हुई, बाद में उसी के साथ रहने लगी। मॉडलिंग और अदाकारी के लिए फिल्मों के डायरेक्टर्स के दफातर में जाती थी। साबका पुलिस अफसर शौहर से मुलाकात भी फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में हुई। अनमोल पिंकी का कहना है कि साबका शौहर ने मुझे अपने मंशियात फरोश गैंग का हिस्सा बना लिया। साबका शौहर के जरिए ही उसके ग्रुप अरकान से मुलाकात हुई। एक ग्रुप मेंबर के कहने पर शौहर से तलाक ले ली। अलहदगी के बाद मंशियात फरोशी का अपना काम शुरू कर दिया। ग्रुप मेंबर खातून ने अफ्रीकी बाशिंदे से शादी कर रखी है। ग्रुप मेंबर खातून का अफ्रीकी शौहर कोकेन पाकिस्तान स्मगल करता था। साबका शौहर के लिए काम के दौरान मंशियात ब्रीफ केस में रखकर कराची के एक शख्स को पहुंचाती थी। अनमोल पिंकी के मुताबिक साबका शौहर का नेटवर्क रावलपिंडी, लाहौर और कराची तक फैला हुआ है और उसने मुझे कराची का इंचार्ज बनाया था। शौहर से अलहदगी के बाद मंशियात की सप्लाई के लिए खातून को मुलाजिम रखा। लाहौर की एक खातून भी कोकेन सप्लाई करती है। पैसों के लेन देन के लिए एक शख्स के नाम पर बैंक अकाउंट खोला। कराची के लिए 7 राइडर्स पर मुश्तमिल नेटवर्क बनाया हुआ था। 4 राइडर्स गिरफ्तार हो गए और बाद में काम छोड़ दिया। 3 राइडर्स अब भी काम कर रहे हैं। कराची के अलावा लाहौर से भी मुलजिमा पिंकी के हवाले से इंकशाफात सामने आ रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज की खबर के मुताबिक मुलजिमा पिंकी अपने भाई के साथ मिलकर मंशियात फरोशी का नेटवर्क चलाती थी। पिंकी के भाई को कोट लखपत पुलिस ने मंशियात के केस में गिरफ्तार किया था। ताहम पिंकी का भाई जमानत के बाद बरी हो गया और अब मुलजिमा पिंकी की गिरफ्तारी के बाद उसका भाई रूपोश हो गया है। जरा का यह भी कहना है कि मई 2024 में लाहौर पुलिस ने मंशियात फरोश जॉर्डन गैंग को पकड़ा था। जॉर्डन गैंग के गिरफ्तार कारिंदों की निशानदही पर मुलजिमा पिंकी को भी हिरासत में लिया गया था और हिरासत के दौरान मुलजिमा पिंकी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से ताल्लुकात बना लिए। पुलिस की हिरासत में ही होते हुए पिंकी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को भारी रिश्वत दी, जिसके बाद पिंकी को छोड़ दिया गया। मुलजिमा पिंकी ने बाद में मंशियात फरोशी के लिए अपना नेटवर्क बना लिया और अपने मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर की मदद से गिरफ्तारी से बचती रही। मुलजिमा पिंकी अपने भाई और दीगर साथियों की मदद से मंशियात सप्लाई करती थी और दीगर सूबों में बस के जरिए भी मंशियात भिजवाया करती थी। इस राय के मुताबिक मुलजिमा पिंकी पुलिस रिकॉर्ड से बचने के लिए मुबैना तौर पर अपने फिंगरप्रिंट्स तेजाब से मिटा चुकी है। जरा का यह भी कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक आला पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली है और CCD ने भी मुलजिमा पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस एहलकार को भी तलब कर लिया गया है। सराय के मुताबिक CCD इस साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस के बारे में पूछगछ करेगी, जबकि लाहौर में दर्ज मुकदमे में पिंकी को लाहौर लाए जाने का भी इम्कान है। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं और अहम डेवलपमेंट हुई उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप एक अहम दौरे पर चीन में मौजूद है और ये दौरा ईरान में अमेरिका और इसराइल की जंग की वजह से इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है और ऐसे वक्त में कि जब ईरान जंग का खात्मा ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, तो ये दौरा मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है और इसकी वजह चीन का ईरान के साथ अहम इलाकाई और तिजारती इत्तेहाद है। और इसी इत्तेहाद और असर रसूख की वजह से ट्रंप ने चीन जाने से पहले कहा था कि वो चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आज चीनी सदर से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने दावा कर दिया कि उनकी चीनी सदर से ईरान और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर बात हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीनी सदर के खिताब और चीन के बाज़ाब्ता एलामिये में ऐसी किसी बात का जिक्र ही नहीं है, मगर इसके बावजूद वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इस दौरे के दौरान सदर ट्रंप चीन से मुतालिक कोई सख्त बात करने से गुरेज कर रहे हैं और वो मुसलसल चीनी सदर और चीन की तारीफ़ें कर रहे हैं और उनके मौक़िफ़ को भी बराह रास्त चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हत्ता कि ताइवान के मामले पर चीन के बयान में अमेरिका को वाज़ेह खबरदार करने के बावजूद ट्रंप इस हवाले से भी खामोश है और कुछ नहीं कह रहे हैं और व्हाइट हाउस के एलामिये में भी ताइवान का जिक्र तक नहीं था। हालांकि अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात के साथ चीन जंग के दौरान ईरान को मदद भी फराहम करता रहा। हत्ता कि ट्रंप के इस दौरे से पहले खुद अमरीकी इंटेलिजेंस का हवाला देकर रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि चीन ने इस जंग से कई मुआशी फ़ायदे भी हासिल किए हैं। साथ ही चीनी कंपनियों ने ईरान को तीसरे मुमालिक के जरिए असलाह फराहम करने की कोशिश भी की, रिपोर्ट्स भी सामने आई। मगर इसके बावजूद ट्रंप चीन की क़यादत से मुतालिक सख्त बात करने के हवाले से काफ़ी मोहतात हैं। हालांकि दीगर ममालिक के सरबराहान को तो ट्रंप बेइज्जत करने से भी नहीं कतराते थे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद आज भी एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि चीन हमसे कोई जंग तो नहीं लड़ा है और चीनी सदर ने मुझसे कहा है कि वो ईरान को असला नहीं देंगे। And you've been asked about it, and you've spoken about it, and that is China's support of Iran. How big a discussion was that today? We discussed it. I mean, when you say support, they're not fighting a war with us or anything. No. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there, and they'd like to keep doing that. आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।